चलिए आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले 7.1 टेबल, जिसको हिंदी में तालिका कहते हैं। मीनिंग, अर्थ। अ टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा इन कॉलम्स एंड रोज विथ सम प्री डिटरमाइंड एम और पर्पस। अब देखिए, जो टेबल होता है वो क्या होता है, ये सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित ढंग से, एक सही तरीका से, एक सही ढंग से जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, जो आंकड़े होते हैं, उनको कॉलम और रोज में हम लोग सजाते हैं। ठीक है, ये होता है कॉलम और ऐसे रोज जाता है। अब इसका हमारा एक अपना उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से आप टेबल बना रहे हैं। कैन यू अरेंज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोग जानकारी दे रहे हैं, क्या आप इन जानकारी को एक तालिका में, एक टेबल में डाल सकते हैं। देयर आर 50 साइंस, 50 कॉमर्स एंड 50 आर्ट्स स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। अब देखिए, ये एक टेबल है, इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स टोटल क्या बोल रहा है कि 50 साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस का टोटल कितना है 50, 50 कॉमर्स के हैं तो 50, 50 आर्ट्स के हैं 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज इज सेम फॉर ईच कोर्स एंड देयर टोटल इज 30। अब देखिए, हर एक कॉलेज में एक संख्या के गरीब लोग हैं और टोटल 30 गरीब लोग हैं, तो टोटल 30 और 3 कॉलेज है तो 10-10 करके तीनों में है, तो 30 गरीब लोग हो गए। ठीक है, whereas science and commerce courses are equally popular in rich families, yet the number of rich arts student is twice as much। अब देखिए, बोल रहा है लेकिन जो साइंस और कॉमर्स का है वहां पर यह देखा गया कि जो स्टूडेंट है वो इक्वल है रिच फैमिली में, देखिए 10-10, और आर्ट्स में इसके डबल है यानी 20 है। इन ऑल 40 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द रिच फैमिली स्टडिंग इन द कॉलेज। अब देखिए, ये कैसे पता चला कि 10-10-20 बोल रहा है कि जो अमीर परिवार है उसमें टोटल 40 स्टूडेंट है, तो टोटल 40 है। बोल रहा है इसमें ये दोनों में बराबर है और ये दोनों में जितना है उसका डबल इधर है, तो इसमें 10, इसमें 10, इसका डबल 20, आप सबको ऐड करेंगे तो आएगा 40। द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज एंड देयर नंबर इज 80। अब देखिए, मिडिल क्लास फैमिली में 80 लोग हैं और ज़्यादातर लोग यहीं पर हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। 50 में से 20 गया 30, 50 में से 30 गया 20, 50 में से 20 गया 30, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पहले था। तो अगर मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी रहेगा तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से या हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से मैथमेटिक्स का वीडियोस पढ़े हैं उनको ये सब आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के वीडियोस में भी हम ये सब समझाए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया है 5, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ कुछ नहीं है और बोल रहा है 8 होगा, तो ये बॉक्स में क्या होगा 3 होगा। ये मिसिंग नंबर है, इसको आप लोग निकालने सीखे हैं। बोल रहा है लेट अस अरेंज दिस इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। ये रहा टेबल, इसमें हम लोग अरेंज करेंगे। देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन ऑल। टोटल कितने स्टूडेंट है, देखिए बोला था ना 50 साइंस का, 50 आर्ट्स का, 50 कॉमर्स का, आप इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल 150 स्टूडेंट है। अ टेबल लीव्स अ मोर लास्टिंग इंप्रेशन ऑन ह्यूमन माइंड दैट स्टेटमेंट्स सेइंग द सेम थिंग। अब देखिए, जो टेबल है वो आपके दिमाग में ज़्यादा देरी तक रहता है। ठीक है, सेंटेंसेस आप इतना कुछ पढ़े आप भूल जाएंगे, लेकिन जब आप टेबल देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में छाप छोड़ेगा। एज दे से अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। कहते हैं ना कि इंसान जब कोई पिक्चर देखता है, जब कोई इमेज देखता है, तो वो उसके दिमाग में 1000 गुना ज़्यादा रहता है। आइए पर्पस देखते हैं, उद्देश्य क्या है। अभी जो हम लोग टेबल बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ अ टेबल इज टू सिंप्लीफाई प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड मेक कंपैरिजन ईजी। अब देखिए, टेबल से क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है वो बहुत ही सिंपल तरीका से आपको दिख रहा है और आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे, मैं एक बार पीछे बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप जो ये पैराग्राफ पढ़े थे, इस पैराग्राफ में आपको बहुत सारा डेटा था, लेकिन आपको कंपैरिजन करने में टफ होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ तो आप ध्यान से देखिए कि मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, गरीब 30 हैं, अमीर 40 हैं। कॉमर्स में मिडिल क्लास के 30 बच्चे पढ़ रहे हैं और साइंस में भी मिडिल क्लास के 30 है, लेकिन आर्ट्स में 20 लोग हैं। ठीक है,
तो जब आप इसको पढ़ेंगे, डेटा आप देखेंगे, तो आपको कंपैरिजन करना में बहुत आसानी रहेगा. द रीडर कैन ईजिली लोकेट द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन. अब मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि जरा बताओ तो कि आर्ट्स में अब कितने अमीर बच्चे हैं. तो देखो आर्ट्स में अमीर 20 हैं. आपको बोला गया ये बताइए कि टोटल कितने गरीब बच्चे हैं. तो पुअर टोटल 30. आपको पूछा जाए कि कॉमर्स में कितने मिडिल क्लास हैं. मिडिल क्लास कॉमर्स 30. तो इस तरह से आप डेटा बता सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पर्पज ऑफ टेबल 7.2 माइट बी टू शो द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंट्रीज ए विज़ अदर कंट्रीज बी सी डी ई. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 7.2 जो टेबल है ये बता रहा है कि कंट्री ए 2002 से 2005 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना किया. ठीक है, 1 2 3 4 ये कंट्री है बी सी डी ई. इंपोर्ट बी से कितना इंपोर्ट किया ए 70 करोड़ में, और एक्सपोर्ट कितना किया ए बी को 73 करोड़. सी से कितना इंपोर्ट किया 72 करोड़ 72 करोड़, और सी को एक्सपोर्ट कितना किया 80 करोड़. डी के साथ 74 करोड़ इंपोर्ट है और 85 करोड़ एक्सपोर्ट. ई के साथ 85 करोड़ इंपोर्ट है और 80 करोड़ एक्सपोर्ट. फ्रॉम टेबल 7.2 ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स वी कैन इजीली लोकेट द कंट्री विच हैज हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स. अब देखिए यहाँ पे हम लोग बता पाएंगे कि हाईएस्ट एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से कंट्री में हुआ है. तो ये डी में है. सबसे ज्यादा इंपोर्ट ई में है. द data gives in rows is read from left to right. For example, row 1 shows the country A imports 70 from B and exports 73 to B. अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट. यहाँ पे क्या पता चल रहा है, A जो है B को 70 करोड़ का इंपोर्ट किया है A B से, और एक्सपोर्ट कितना किया है A B को 73 करोड़. The data is given in column B reads from above to downwards. For example, column 2 shows that country A imports 70, 72, 74, 85 respectively from country B, C, D, E. अगर हम कॉलम की बात करें तो ऊपर से नीचे हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है, A 70, 72, 74, 85 करोड़ का इंपोर्ट किया है. किससे? B, C, D, E इनसे. ठीक है, B से 70, C से 72, D से 74, E से 85. तो इस तरह से आप टेबल पढ़ सकते हैं. अब देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन है इसमें, लेकिन आपको टेबल से कितना आसानी से समझ में आ गया. आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टेबल्स. अब जो टेबल है वो किस प्रकार के होते हैं. बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टेबल. अब देखिए आमतौर पर हमारे पास 2 तरह की तालिकाएं होती हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. नंबर 1 रेफरेंस और जनरल पर्पस टेबल. नंबर 2 स्पेशल पर्पस और टेक्स्ट टेबल्स. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहला है रेफरेंस और जनरल पर्पस टेबल, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संदर्भ या सामान्य उद्देश्य तालिकाएं. These tables are in a way a store of information with an aim of presenting detailed statistical data. अब देखिए ये जो टेबल होते हैं रेफरेंस और जनरल पर्पस टेबल, इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये एकदम डिटेल आपको जानकारी देगा. ठीक है, बहुत सारे तथ्य होते हैं इसमें. फ्रॉम दिस टेबल वी कैन डिराइव स्मॉलर टेबल्स. अब ये जो टेबल्स होते हैं रेफरेंस या जनरल पर्पस टेबल, ये बहुत बड़े टेबल होते हैं, सारा इसमें डिटेल होता है. इससे हम लोग छोटे छोटे टेबल्स बनाते हैं. जनरली स्टैटिस्टिकल टेबल्स प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स वेरियस स्टैटिस्टिकल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स आर रेफरेंस और जनरल पर्पस टेबल. आमतौर पर जब भारत की सरकार या जो दूसरे एजेंसियां होती हैं या डिपार्टमेंट होता है वो कोई टेबल देते हैं तो वो रेफरेंस या जनरल पर्पस टेबल होता है, क्योंकि उसमें बहुत जानकारी होता है. उससे आप छोटे छोटे टेबल्स बना सकते हैं. दूसरा होता है स्पेशल पर्पस और टेस्ट टेबल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष उद्देश्य व पाठ्य परीक्षण तालिकाएं. These tables are smaller and can be obtained from reference tables. अब ये छोटे छोटे टेबल्स होते हैं जो हम लोग रेफरेंस टेबल से निकालते हैं. यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्पेसिफिक पर्पस है आप उतना ही आंकड़ा लेंगे, उतना ही डेटा लेंगे और उससे अपना काम करेंगे. They aim to analyze a particular aspect so that we are able to bring out a specific point or answer a specific question.
अब इसमें क्या होता है, जो आपका उद्देश्य है आप उतना ही डेटा ले रहे हैं, तो आपका जो सवाल है वही आपको वहाँ पे उत्तर मिलेगा। आगे देखिए, पार्ट्स ऑफ टेबल्स। अब जो टेबल है उसके क्या क्या भाग होते हैं। पार्ट्स और एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल वैरी फ्रॉम टेबल टू टेबल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डेटा एंड पर्पस ऑफ टेबल। अब देखिए, हर एक टेबल एक जैसा नहीं होता है, आपको जिस हिसाब का डेटा चाहिए उस हिसाब से आप टेबल बनाएंगे, ठीक है, आपका उद्देश्य वो रहेगा। हाउएवर सम पॉइंट्स आर कॉमन टू ऑल, सी टेबल 7.3 दे आर। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो सब टेबल में हम लोग को मिलता है। जैसे अब देखो टेबल 7.3 हम लोग टाइटल देते हैं कि टेबल किसका है, क्या नाम है टेबल का। फिर इन करोड्स, अब ये करोड़ रुपीज़ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, जिस तरह का आपका डेटा है उस हिसाब से ये हो सकता है। अब देखें यहाँ स्टब हेड होता है, स्टब एंट्रीज होता है, कॉलम हेड 1, कॉलम हेड 2, सब कॉलम हेड, सब कॉलम हेड, सब कॉलम हेड, सब कॉलम हेड, मेन बॉडी ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे तो बस एक फॉर्मेट था, अभी हम लोग आगे मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। हालांकि आप पहले भी एक टेबल देखे हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कॉलम था, रोज था, तो जैसा जैसा आपका डेटा रहेगा उस हिसाब से आपका टेबल बनेगा। अब देखिए फुट नोट हम लोग लिखते हैं और लिखते हैं सोर्स ऑफ द डेटा। आप जब भी कोई टेबल देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये कहाँ से आया, आपको इसका डेटा कहाँ से मिला, वो चीज़ लिखा हुआ रहता है। टेबल नंबर्स, if more than one tables has been used and presented at one place, it is always better to give them numbers. It makes further reference to them easy. This number is always indicated in the top, for example table 7.1, say table 7.2 etc. अब मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उसमें बहुत सारे टेबल्स हैं या एक से ज़्यादा टेबल हैं, तो आप क्या करेंगे कि जितने भी टेबल्स हैं उनके सामने नंबर्स डाल देंगे, ठीक है। तो इससे रेफरेंस में आसान रहेगा। जब आप हमारे कोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि मैं बताता हूँ कि अब हम लोग इस टेबल को देखेंगे, टेबल नंबर रहता है, तो उस समय आपको पढ़ने में आसानी होती है। फिर है टाइटल, शीर्षक। टाइटल इज टू बी टू द टेबल व्हाट हेडिंग इज टू एन एसे। अब जब हम लोग कोई ऐसे देखते हैं तो टाइटल होता है ना, टेबल के लिए भी वही है। टाइटल पढ़ के हम लोग को समझ में आ जाता है कि टेबल के अंदर क्या है। इट अपीयर्स एट द टॉप of a table and gives idea about what is contained in the main body of the table. अब ये टाइटल कहाँ रहता है, हमेशा टेबल के ऊपर। देखिए यहाँ पे टाइटल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम बात किए टाइटल के बारे में, आपको मैं टेबल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ टेबल नंबर हो गया, ये उसका टाइटल हो गया, ठीक है। आगे देखिए, द टाइटल शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। टाइटल आप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखें, इसको ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें। It is better if the title is presented in bold letters or capital letters. What is the title of table 7.2? अब देखिए ये टेबल है 7.2, इसका टाइटल है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ए ड्यूरिंग 2002-2005 रुपीज़ करोड्स, ठीक है। अब देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है, बहुत बार लोग इसको कैपिटल में भी लिखते हैं ताकि ये थोड़ा अलग नज़र आए। फिर होता है हेड नोट और प्रेफरेटरी नोट। इट इज़ रिटेड below the title. It clarifies the content of the table and unit of measurement like in rupees, crores, in lakh tons or in thousand bales of cotton etc. It must be written in bracket on the right side top of the table immediately below the title. For example in table 7.2 the unit of measurement is rupees and crore. अब head note और preparatory note ये होता है, ठीक है। आप देखते होंगे जब आप कोई टेबल देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा इन करोड्स, इन रुपीज़, इन डॉलर्स, इन टन्स, इन किलोग्राम्स, तो वो सारा यहाँ बताया जाता है। फिर होता है स्टब, ठीक है, इसको हिंदी में पंक्ति कहते हैं। द स्टब कंसिस्ट ऑफ स्टब हेड एंड स्टब एंट्रीज, whereas stub describes the stub entries down below it. Each stub entry labels a given data placed in its row. Both stub head and stub entries appear on the left hand of column of the table. Further sub entries describe the column heads. अब देखिए स्टब हेडिंग्स हम लोग देते हैं, ठीक है, और फिर उससे संबंधित जो आपका डेटा रहता है वो हम लोग देते हैं, कॉलम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कंट्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये क्या है, स्टब कॉलम है, ठीक है, कॉलम हेड है ये सब। फिर है मेन बॉडी और फील्ड। It is the most important part of the table and contains the numerical information about which
अ हिंट इज गिवन इन द टाइटल। अब देखिए टाइटल आपको जो चीज बता रहा है, यहाँ पे ये जो नंबर्स है ना, यही सब है मेन बॉडी, यहाँ पे आपको एक्चुअल पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, if the title is export and imports of country A during 95-96, it clearly shows that the body of the table contains statistical or numerical information on value of exports and imports of country A with different countries. उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर जो टाइटल है, शीर्षक वो ये है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कंट्री ए ड्यूरिंग 95 to 96, मतलब 1995-96 में कंट्री ए कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इम्पोर्ट किया, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि जो हमारा टेबल होगा उसमें क्या होगा, उसमें यही सारी जानकारियां होंगी। आगे देखिए फुट नोट, इट इज अ क्वालिफाइंग स्टेटमेंट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। इट्स पर्पस इज टू एक्सप्लेन omission or limitation of the data presented in the main body of the table. For example, if the data for a year is not available, then it is mentioned at the bottom of the table. अब देखिए, आप जब आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ आंकड़े नहीं मिले हो, तो आप क्या करेंगे, फुट नोट में जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो आप वहां लिख देंगे। सोर्स ऑफ डेटा, अब ये जो आपका आंकड़ा है इसका स्रोत क्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एसेंशियल टू मेंशन द सोर्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेड इन द टेबल. It helps the reader to check the original source of data himself and get more of it on the subject. This is also makes the data presented in the table more reliable. It should mention information like title, edition, page number and source of publication etc. अब देखिए, आप जो ये आंकड़े लाए हैं, ये आंकड़े आप कहाँ से लाए हैं वो आपको बताना होगा। जब आप ये बताते हैं तो क्या होता है कि जो भी आदमी या जो भी व्यक्ति आपके तालिका को देखता है तो वो आपके तालिका पर विश्वास करता है, और अगर उसको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जहाँ से ये आंकड़े लाए हैं वहाँ पर वो जाकर और भी जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ आपको ये देना होगा कि टाइटल क्या है, कौन से एडिशन से लिए हैं, कौन से पेज नंबर से, कौन सा पब्लिकेशन था। आप एक काम करिए, न्यूज़पेपर ओपन कीजिएगा या कोई मैगजीन, आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टेबल्स होंगे, उसके नीचे लिखा होगा सोर्स कहाँ से लिया गया है, जैसे सोर्स सनमार्ग न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंसस पॉपुलेशन 2001, तो बहुत तरह का सोर्सेज होता है जहाँ से आपको डेटा मिलता है।